तो मेरा नाम अमन राज है। हम आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में हैं। और हमारा क्या कहते हैं जे एडवांस में ओपन रैंक 1823 था। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करने जा रहे हैं अच्छे से। मतलब इस बार का जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा सा थ्योरी बताया जाए, मतलब कि आपको जो जो मतलब पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझें। हमारा मुख्य इस बार ये है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं, श्री गणेश करते हैं अपने इस चैप्टर का। तो नाम ही है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात कि ये जो चैप्टर है आपके संपूर्ण केमिस्ट्री का बेसिक है। और अगर आप इसमें अगर हिल गए तो फिर आपका पूरा केमिस्ट्री हिल जाएगा। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले हम। इस चैप्टर में मोस्टली ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब क्या है कि मोल्स कॉन्सेप्ट है और क्या कहते हैं मोलैलिटी। ऐसे मोलैलिटी तो आपको सेकेंड ईयर में फिर से पढ़ाया जाएगा, पर इस मोलैलिटी का फर्स्ट ईयर में भी बहुत उपयोग है, ठीक है। तो आपसे मेरा यही एक निवेदन होगा कि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी तक ही नहीं रही, आप उससे आगे भी पढ़िए। फिर हाँ, हम आपको एनसीईआरटी फिलहाल पढ़ा देते हैं कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको एक ब्रीफ आइडिया जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या। लेकिन फिर भी आपको खुद से भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे तरफ से, क्योंकि समय कम होने के कारण पूरा तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते। अब प्लस क्या है कि सबका एक अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, तो लोग अपने अनुसार से सीखते हैं, ठीक है। तो आपको खुद से भी टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तो आइए चैप्टर चालू करते हैं। तो साइंस में यूनिट है कंटिन्यूइंग ह्यूमन, ये सब तो मतलब ठीक है। मतलब हम लोग क्या है कि इसमें कह रहा है कि हम लोग साइंस को हमारे हर एक नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। हर जगह देख सकते हैं। जैसे शुगर कैन जूस है तो उसे चीनी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ईस्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, खाना कैसे पकता है, खाना पकना भी केमिकल रिएक्शन। मतलब एक प्रकार से आप कहें तो आप हमारे इस पूरे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, वातावरण में हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप खाना खाने के बाद वो हो गया स्टमक में वहाँ गैस्ट्रिक एसिड उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक बेसिक रिएक्शन वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री को हर जगह उपस्थित दे सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि साइंस क्या होता है कि वो बच्चा से होकर बड़ा होता है, बेसिक से वो डेवलप होता है, डेवलप होते होते वो फैलता है, ठीक है। तो अब इस साइंस का भी कहीं बेसिक रूट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी बताती कि भारत में उसका बेसिक रूट क्या था। तो एनसीईआरटी में मेटलर्जिकल सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री का भारत में, मतलब भारत का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मेटलर्जी में, जैसे नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिक हुए, ठीक है। तो उसी तरह से फिर क्या कहते हैं कंदमुनि हुए जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया, चरक हुए जो जिन्होंने मेडिकल साइंस दिया। इस तरह से अलग अलग साइंस आया, ठीक है। तो और ऐसा है कि ये साइंस, हमारा साइंस बहुत पुराना है। मतलब जिन्होंने, अब जैसे जॉन डाल्टन ने थ्योरी की कितना साल, 400 साल पहले नहीं, तो ऋषिकंद ने कम से कम 1000-2000 साल पहले, उस 1000 साल पहले बता दिया था, ठीक है। तो वही हाल है कि मतलब हमारा भारत कभी भी किसी विज्ञान में पीछे नहीं था, ठीक है। तो उसी बात को दिखाने के लिए साइंस एनसीईआरटी शुरुआत में कुछ 2-4 पेजेस डेडिकेट किए, ठीक है। तो अब देखिए साइंस चालू ही होता है मैटर से, ठीक है। मैटर और एक अलग कंसेप्ट है एंटी मैटर या नॉन मैटर, तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पर मेनली हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं वो मैटर्स है, ठीक है। आमतौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो मैटर है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं मैटर है। प्लस जो नहीं दिखती उनमें से भी बहुत सारी चीजें मैटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैसेस हमें नहीं दिखती पर वो सभी भी मैटर है, ठीक है। तो मैटर मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी दिख गया वो मैटर है। अब ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। सिंपल भाषा में जिसका वॉल्यूम है और जिसका मास है वो मैटर है ना। स्पेस अर्थात वॉल्यूम ही है ना, कि कोई चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो मतलब होता है वो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। उसी तरह कोई वजनदार है, मास है, तो उसमें कुछ वेट है ना, तो उसको मैटर कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैटर के भी 3 प्रकार है, एनसीईआरटी में 3 प्रकार दिए,
पांच प्रकार होते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मा भी आता है, ऐसे नॉर्मल तो सॉलिड लिक्विड गैस है। एक होता है बोसोन, आइंस्टीन बोसोन मैटर कुछ होता है, नाम याद नहीं एग्जैक्टली, और एक साइड प्लाज्मा होता है, ठीक है। वो दो बहुत एक्सट्रीम केस पे होता है। आमतौर पे नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग देख सकते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, ठीक है। अब ये है कि हम सॉलिड लिक्विड गैस आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। काफी बेसिक है, 7th 8th या 9th तक में हम लोग पढ़ लिए होते है ना। तो आपको पता है सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है। लिक्विड के पास वॉल्यूम तो डेफिनेट नहीं होता पर मास डेफिनेट होता है, सॉरी। अच्छा, यहाँ शेप और वॉल्यूम से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। एक बात होता है, लेकिन वॉल्यूम और मास इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है तो मास भी फिक्स होगा, है ना। मास लेकिन ये जरूरी नहीं कि मास फिक्स हो तो वॉल्यूम फिक्स हो, ठीक है। भले वॉल्यूम और मास एक दूसरे कनेक्टेड होता है, तो अगर वॉल्यूम फिक्स है तो मास फिक्स ही होता है आमतौर पर। ये अब कुछ एक्सेप्शनल या एक्सट्रीम केस है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर मास अगर एक्सेप्शनल, मास अगर कांस्टेंट है या फिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक है। अब क्या है कि सॉलिड्स के पास डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट शेप होता है। तो लिक्विड के पास डिफरेंट वॉल्यूम तो होता है पर डिफरेंट शेप नहीं होता है। डिफरेंट शेप का क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमको क्यूबिकल सेम वॉल्यूम का क्यूबिकल ग्लास लिया और एक स्फेरिकल ग्लास लिया और दोनों सेम वॉल्यूम का है, तो दोनों में सेम वॉल्यूम लिक्विड आएगा पर शेप अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन आप गैस के पास आपको डिफरेंट वॉल्यूम है ना, डिफरेंट शेप, तो किसी भी शेप में चला जाता है, किसी भी वॉल्यूम का हो जाता है, ठीक है। पर उनका डिफरेंट मास होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। उसमें सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है, लिक्विड से गैस कैसे होता है, ये सब काफी बेसिक चीज है, ठीक है। ये सब बहुत पढ़ा हुआ है, बचपन में ही पढ़े हुए। उसके बाद फिर मिक्सचर और मैटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक मिक्सचर होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या हुआ कि कोई भी दो चीज का मिला हुआ, दो या उससे ज्यादा, ठीक है, तो उनको मिक्सचर कर देते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब जो स्पेसिफिकल, मतलब मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को मिला के बनता है मिक्सचर, ठीक है। अब मैटर में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि दो या तीन या उससे ज्यादा हो सकते हैं पर वो सभी सेम होंगे, सेम टाइप के होंगे, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो सभी अलग अलग होते हैं जो भी मिक्स करके बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हम जान सकते हैं, वाटर प्लस शुगर, ठीक है। ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है। उसी तरह हो सकता है वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन, जो शरबत होता है वो भी मिक्सचर है। पर ये सब जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो अलग होते हैं। प्योर सब्सटेंस में या तो ऐसे हो सकता है सिंपल अलग से हाइड्रोजन आइटम या फिर H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये दोनों प्योर एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और भी उसके एग्जांपल हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस के। और हाँ, प्योर सब्सटेंस में इस तरह की चीजें भी हो सकती है, ये भी प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। आई गेस हाँ, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस में कोई एक ही मॉलिक्यूल होता है या कोई एक ही एलिमेंट होता है, एक ही टाइप का, ठीक है। जैसे H2 गैस में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन। उसी तरह जो वाटर होता है उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है H2, ठीक है। तो ये सभी प्योर होगा। और वही मिक्सचर में दो तीन तरह के होते हैं। अब मिक्सचर का भी दो प्रकार है, ठीक है। क्या क्या है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्या क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो हम एक दो एग्जांपल देते हैं, उस हिसाब से समझेगा। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या हो गया, होमोजीनियस का एग्जांपल हो गया आप जो शरबत पीते हैं, ठीक है, शरबत या फिर शुगर और वाटर का कॉम्बिनेशन, ये सब होमोजीनियस। यानी होमोजीनियस मिक्सचर जब बनता है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग करके, मतलब उनको अलग अलग हम नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी और चीनी का मिक्सचर लेंगे तो आप पानी और चीनी को अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों साथ ही रहे। उसी तरह से शरबत में पानी, चीनी, नींबू, नमक जो भी डालते हैं वो सब अलग अलग से नहीं दिखता, वो सब एक ही साथ रहता है। लेकिन हेट्रोजीनियस के एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मिक्सचर देख लें, मिक्सचर मतलब दाल मोट जो खाते हैं ना, या चनाचूर जो भी बोलते हैं, उसमें अलग अलग चीजें होती है, बादाम होते हैं, दाल होते हैं और
सेब वेब होते हैं, वो सब जो भी होते हैं, तो जो जो कंपोनेंट्स वो अलग अलग दिखते हैं। हमें पता चलता है कि ये बादाम है, ये सेब है, और ये दाल है। ये सब हमको पता चलता है दालमोट में, या दालमोट कहते हैं, चनाचूर कहते हैं, या मिक्सचर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, उसमें हमें पता चलता है। या फिर झाल मुड़ी खाए होंगे तो उसमें मुड़ी रहता है। दालमोट का अलग अलग कंपोनेंट होता है, दाल होता है, बादाम होता है, फिर उसमें प्याज होता है, जो नहीं प्याज खाते तो टमाटर खीरा रहता है, ठीक है। तो मतलब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पता चलता है हमें। हेट्रोजीनियस में कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर होमोजीनियस में कंपोनेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब प्योर सब्सटेंस क्या, प्योर सब्सटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। ओके, एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। प्योर प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं वो जो 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स, और आपको 118 एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। अभी नहीं करेगा तो पीरियोडिक टेबल में करना तो है किसी भी तरह। और आई होप अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त मंथ चल रहा है, तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत पहले से चालू कर दिए होंगे, तो आप लोगों ने याद किया होगा, तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद किया तो कर लीजिए। और उसी तरह कंपाउंड्स क्या होता है कि वो एक या दो या तीन या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के द्वारा बना होता है। कंपाउंड का एग्जांपल हो H2O। कंपाउंड में जैसे H2O में दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब या तो सिर्फ एलिमेंट्स या फिर एटम ऑफ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, वो दोनों प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी तो बेसिक से एग्जांपल है, H2O2 प्योर सब्सटेंस है। रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन हमको आपको तो बताने का कुछ स्पेशल जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। इसमें कुछ खास एकदम स्पेशल नहीं है। आप गोल लड्डू जैसा रिप्रेजेंट करिए, जैसा रिप्रेजेंट करिए, स्ट्रक्चर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक बात और कि जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स्ड रेशियो। यानी फॉर एग्जांपल अगर ले लें कि पानी ले रहे हैं, ठीक है, पानी अर्थात वाटर, तो वाटर में क्या होता है, H2। तो जो H2 रेशियो है वो फिक्स रहेगा, 2:1 होगा। अगर वो गलती से भी 1:2, ऐसा 1:2 तो समझ नहीं, पर 1:1 हो गया तो कुछ और बन जाता है। 1:1 का एग्जाम्पल H2O2। ये होता है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कुछ और ही चीज है। यानी फिक्स रेशियो होता है कोई भी चीज का, फिक्स रेशियो। वाटर का फिक्स रेशियो 2:1। कंपाउंड जो वाटर का कंपाउंड है उसमें 2:1 ही होगा, बदल ही नहीं सकता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1:1 ही होगा, वो बदल नहीं सकता। किसी कंपाउंड में रेशियो जो होता है एलिमेंट्स का फिक्स रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैटर्स की दो प्रकार की प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब इस बहुत पहले से पढ़ा हुआ होगा, हमको लगता है सब उतना कुछ खास है नहीं, पर ठीक है। मैटर्स के दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो मतलब हाउ वो फिजिकली है, फिजिकली कैसे, मतलब उनको कैसे महसूस किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल संतरा ले लिया, तो उसका सेंट क्या है, नारंगी टाइप का, मतलब वैसा रहता है, खट्टा खट्टा टाइप का या मीठा टाइप। स्वाद कैसा, उसका स्पेसिफिक स्वाद है, ठीक है। दिखता कैसा है, तो नारंगी रंग का है। शेप कैसा है, तो अर्धचंद्राकार, सेमी सर्कल टाइप का है ना। मतलब उसका वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कि हाउ डू दे रिएक्ट, ठीक है, मतलब वो कैसे सराउंडिंग में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल संतरा का जूस निकालेंगे या संतरे को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, आमतौर पर नहीं करेगा। पर उसको किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे तो बेस से रिएक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है, तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, समझ रहे हैं। वो आप उसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो एसिड होगा उसको अगर किसी अल्कोहल के साथ मिलाएंगे, आपको याद होगा 10th क्लास में एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर, याद है। उसी प्रकार से जो संतरा का जूस है वो एसिडिक है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो उसमें जब कोई अल्कोहल मिलाएंगे तो वो ईस्टर फॉर्म करेगा और स्वीट स्मेलिंग देगा। तो ये मतलब ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है व्हिच डिपिक्ट्स की हाउ ये रिएक्ट करना है, ठीक है। तो आप अभी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हर एक कंपाउंड का अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, फिर बहुत सारे आगे आप जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरा इतना ही बताना था इसमें, है ना। और
उस हिसाब से आपको पता ही होगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज का फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज का केमिकल चेंज, ये सब पढ़ा हुआ है। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब जैसे क्या है कि अब हर चीज को मेजर करना होता है ना। अब क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जमीन का एग्जांपल ले लें, तो हमारे हमारे यहाँ उसको बीघा में या एकड़ में नापते हैं, तो कहीं और पे कुछ और यूनिट से नापते हैं, कहीं पे उसको मीटर स्क्वायर में नापते हैं, कहीं फीट स्क्वायर में नापते हैं। तो मतलब दुनिया के अलग अलग जगह में उसको अलग वैल्यू देके नापा जाता है ना। तो अब क्या है कि सब लोग स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई क्वेश्चन बना और किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, अब वो देखा कि भारत का लोग बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होता है, उन लोग को भेजते हैं। अब उन लोग का यूनिट कुछ अलग होगा और हम लोग का यूनिट कुछ अलग है। तो अगर मान लो अपने यूनिट में भेजेगा तो हम लोग को समझ नहीं आएगा कि का लिख के भेज दिया। अब वो बोलेगा लेंथ इक्वल टू 1 इंच, और हम लोग को पता नहीं है, अगर पता नहीं है इंच क्या होता है, ऐसे पता है पर अगर पता नहीं है इंच क्या, तो हम लोग सोचेंगे क्या भेज दिया भाई। तब क्या हुआ, तो लोगों ने उस टाइम डिसाइड किया कि हम लोग एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाते हैं, कि मतलब अगर विदेश में इधर उधर हो रहा है, क्वेश्चन ट्रांसफर हो रहा है देश में इधर से उधर, तो उस यूनिट में भेजेंगे ताकि सबको पता हो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कुछ यूनिट्स बनाए गए। और देखिए 7 फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं या साइंटिफिक क्वांटिटीज, उनको कहते हैं साइंटिफिक क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी, ऐसे 7 होते, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल, आप देख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मतलब ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब उन क्वांटिटी के सिंबल भी बनाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं, है ना। अब उनके ऐसा यूनिट्स वो यूनिट्स में जो फॉलो होंगे, है ना। तो ऐसा यूनिट्स ये बने, ठीक है। लेंथ का क्या है, मीटर है। मास का क्या है, किलोग्राम। टाइम का क्या है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। ल्यूमिनस सब्सटेंस का कैंडेला, है ना, ठीक है। अब उन यूनिट्स के भी शॉर्टकट्स बनाएंगे ताकि लिखने में आसानी हो, है ना। कोई दिक्कत? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मतलब अभी कुछ टफ जैसा आया नहीं है, ठीक है, और आगे भी टफ जैसा नहीं आएगा। हम सिर्फ इसलिए सावधान कर रहे हैं कि मतलब आपने जो पढ़ा है उसका ध्यान रखेंगे, है ना। मजा आ रहा है फिलहाल चैप्टर में, है ना। मतलब काफी बेसिक सा है तो आराम से होगा। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट को होता है कि हर चीज को डिफाइन किया जाए। लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, तो ये सब पता है क्या है, पर उनके जो यूनिट्स है उनको भी डिफाइन किया जाए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है डिफाइन करते हैं। अब कैसे डिफाइन कर, तो आइए देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया। देखिए ये ल्यूमिनस का, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आमतौर पे कहीं नहीं आता है, इसका डेफिनेशन नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, रट लीजिए, क्योंकि हम लोग भी इसका कुछ खास ध्यान नहीं दिए थे। पूछते भी नहीं है आमतौर पे बोर्ड्स में, तो हमारे बोर्ड्स में तो नहीं पूछे थे, हमने प्रीवियस में देखे थे तो उसमें नहीं पूछे थे उतना। बेसिकली आपको मेन मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये पहले 6 पे ध्यान देना, क्योंकि ये फर्स्ट 6 आप यूज करके ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं यूज होगा। ये आपके लाइफ टाइम में 11th 12th में कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएंगे, और ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यूज होने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब पहले मीटर का देखा जाए, तो मीटर क्या है कि अब जैसे मान लीजिए मीटर का डिफरेंस, अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c है, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू है 2.98 इंटू 10⁻6 या 888 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यू है, पर इसको c मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने यहाँ दिया है कहीं पे। हाँ, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने दिया है 2.99 है, अच्छा सॉरी, हाँ 2.99, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया हम उसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है 1/c सेकेंड में जितना, यहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो 1/c सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही 1 मीटर होगा, ठीक है। ये मतलब ऐसा हो गया कि ऐसा है कि हम लाइट को पहले
लेंथ के यूनिट में डिफाइन किए, अब लेंथ को हम लाइट के यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ए गिव्स बी, हम बी से ए फिर कर रहे हैं, वही हालत, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है, पर ठीक है। तो सी का जो मतलब 1/c सेकंड में जितना यूनिट वो ट्रेवल करेगी, जितना लेंथ यूनिट वो ट्रेवल करेगी, उसको 1 मीटर माना जाए, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करें? तो देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब ये स्पीड c मीटर पर सेकंड इंटू 1/c सेकंड, ये कट गया, क्या बचा, 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 1 मीटर। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया। उसी प्रकार से किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? So the kilogram symbol kg in the SI unit of mass, it is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be itna when expressed in the unit joule second, which is equal to kg meter square per second, where the meter and second are defined in terms of c and delta vcs. अच्छा, kg meter square per second v delta vcs। इन्होंने इसको इन्होंने इसे प्लैंक कांस्टेंट से डिफाइन किया है, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट से इसको इन्होंने डिफाइन किया, कुछ उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। हमको नहीं लगता इसको उतना रटने का जरूरत है, तो इसमें उतना कुछ है नहीं करने को। जाउल सेकंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब इसमें इन्होंने सिंपल तरीके से इतना ही किया है कि देखिए, प्लैंक कांस्टेंट का इन्होंने यूनिट क्या माना, जाउल सेकंड, ठीक है, अर्थात किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये यूनिट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो फिकर नॉट, आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी से इन्होंने मीटर बाय सेकंड का स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से ले लिया, मीटर भी उन्होंने उसी से ले लिया, अब बस केजी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। मतलब कुछ इसी तरह से उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा करके अपना निकाला है, ठीक है, वही रिलेट करके। अब जैसे h का कुछ वैल्यू है और उसको उन्होंने मतलब उसका कुछ फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, उस फॉर्मूला से उन्होंने निकाला है। और तो मतलब डेफिनेशन याद कर लीजिए, हमें नहीं लगता इसके बारे में उतना कुछ पूछेंगे। उसी तरह से सेकंड, द सेकंड सिंबल इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, taking the fixed numerical value of the cesium frequency, the unperturbed ground state habitat. बैठ सकते हैं। तो symbol second is the SI unit of time, it is defined by to be अच्छा, मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में क्या है कि अगर हम किसका लिया ना, हाँ, सीजियम 133 एटम, कोई एक सीजियम 133 एटम है, ठीक है, और उसके बाद उसको तोड़ तोड़ के वो जब टूटता जाए, जब इतना नंबर को होने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको सेकंड कहेंगे, ठीक है। बस इस तरह से इन्होंने डिफाइन कर दी, ठीक है। या फिर इसका एग्जैक्टली क्या हो सकता है डेफिनेशन, कुछ ज्यादा ही हाई-फाई डेफिनेशन यूज किए जो हमको भी पता नहीं उतना, ठीक है। तो जब हमको नहीं लगता है कि उससे उतना डीप में पूछेंगे तो ठीक है, हटा दिए, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, बस जान लीजिए। The ampere symbol A is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge expressed in the unit, which is equal to ampere second, where the second is defined in terms of delta VCS. हाँ, अब हमने सेकंड डिफाइन कर लिया, ठीक है, सेकंड डिफाइन कर लिया। अब हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया, ठीक है, जो एम्पियर सेकंड में है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज एम्पियर सेकंड में, क्योंकि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, ठीक है। अब T 1 सेकंड में डिफाइन किया, I डिफाइन, तब Q डिफाइन किया और उससे क्या कहते हैं I निकाल लिया, ठीक है, एम्पियर का यूनिट। अब जैसे क्या है कि 1.602 फलाना जितना भी, और I और 1 सेकंड, तो और इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इन्होंने क्या किया कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो उसका चार्ज होगा 1.602 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और उसको 1 सेकंड में पार कराया, तो जितना भी करंट आया
उसको उन्होंने 1 एम्पियर मान लिया। अब वो पर्टिकुलर एन क्या है तो वो हम इससे निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड से। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, देखिए चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, अब हमें पता है कि चार्ज हमारा है सम नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स का इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सब क्योंकि कुछ n इलेक्ट्रॉन्स पास कराया गया 1 सेकेंड में और उनके कुछ इतने चार्ज हैं। ठीक है, इक्वल टू आई इंटू ये करंट हमारा 1 है और टाइम भी 1 था, बस अब इससे निकाल सकते हैं 1/1.602 इंटू 10⁻19। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एन का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, मतलब कि इतना वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब 1 सेकेंड में पास कराया जाता है तो जितना करंट आता है उसको 1 एम्पियर मान लिया जाता है। ठीक है, केल्विन, हाँ उन्होंने उसको डिफाइन किया। ठीक है, कि जैसे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू ये 1.38 इंटू 10⁻23 और उसी का कुछ यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर केल्विन इनवर्स। ठीक है, हमें केजी एच के टर्म्स में डिफाइन किया, प्लैंक्स कांस्टेंट के मीटर पर सेकंड को स्पीड के टर्म में, टाइम को डेल्टा वी सी एस यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी सी एस। ठीक है, अब केल्विन बस पता चल जाएगा है ना, मतलब इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा करके निकाला है। ठीक है, उसमें कुछ खास ध्यान नहीं देना। उसी तरह से मोल्स है। ठीक है, the mole symbol is the SI unit of amount of substance and 1 mole contains exactly इतना amount of elementary entity। मतलब कि जब हम 1 मोल कुछ सब्सटेंस लेंगे तो उसमें एग्जैक्टली इतना 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्स ही होंगे या पार्टिकल्स होंगे या जो भी कहिए। जब हम कोई भी 1 मोल पार्टिकल लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसी को इन्होंने क्या कहते हैं 1 मोल कहा, और ये जो स्पेसिफिक नंबर है इसको अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, और उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसी तरह से कैंडेला है। ठीक है, कैंडेला का डिफिनेशन हमें भी उतना क्या कहते हैं पता नहीं, उतना डीप कभी पढ़ना ही नहीं पड़ता है तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मोस्टली अगर आप चाहे तो इसका डिफिनेशन रख सकते, नहीं तो फिर इसको देखने के लिए इंटरनेट पे जाना होगा स्पेसिफिकली, फिर हर एक टर्म को समझना होगा। ठीक है, तो उसमें टाइम मत बर्बाद करिए। अब आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है, तो जैसे देखिए अब जैसे ग्राम, ठीक है, फिर हो गया किलोग्राम। क्या हुआ किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इस 1 किलो को यहाँ किलो को प्रीफिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग प्रीफिक्स होते हैं, किलो, सेंटी और हेक्टा और डेसी डेसी। ठीक है, इसी प्रकार से फिर मेगा, मिली और नैनो, मतलब उस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, ठीक है, तो 1 नैनोग्राम हो जाएगा 10⁻⁹ ग्राम, है ना। 1 पिकोग्राम हो जाएगा 10⁻12 ग्राम। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अगर 1 लीटर 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ठीक है, 1 नैनो लीटर इक्वल टू 10⁻⁹ लीटर, मतलब ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने ये कुछ प्रीफिक्सेस दिए जिसमें से आपको ये 10⁻15 से लेके 10⁻15 तक ही याद करना है, बस 10⁻15 नहीं 10⁻12 तक बस काफी है, उससे ज्यादा याद नहीं करना। कहाँ से याद करना है, 10⁻15 से 10⁻12 या 15 जहां तक आप याद करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, उसका क्या है 10⁻15 फेम्टो, पिको, फिनैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, बस पेटा याद करने तो कर लीजिए, है ना। ठीक, उस तरह से उन्होंने मास किया कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब क्या है कि मास सबका कांस्टेंट रहता है आमतौर पर। ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो अलग चीज है, E = mc स्क्वायर वो अलग चीज है, पर आमतौर पर मास फिक्स रहता है। ठीक है, जब तक कुछ एक्सट्रीम केसेस वो अलग टाइप के केस उसमें ना जाए तो। ठीक है, तो मास फिक्स रहता है और मास बताता है कि कितना मैटर है। ठीक है, मतलब मास इज द मेजर ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, और वही वेट है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं मास वेट को कई बार कंफ्यूज होकर सेम समझ लेते हैं, पर नहीं, मास वेट दो अलग चीज है। ठीक है, वेट मतलब कि ग्रेविटी हम पे कितना फोर्स लगाती है। ठीक है, अगर हमारा वजन 100 किलो है तो 100 किलो फोर्स हम पे लग रहा है, पर हमारा मास कुछ अलग है। ठीक है, वो तो अलग ही चीज है। ठीक है, वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ये सब तो फिर पता ही है इसमें क्या है, मतलब वॉल्यूम तो अमाउंट ऑफ स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस में कितना हम इस स्पेस में कितना
जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब स्पेस खुद एक जगह है, तो ठीक है, मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो फंक्शन बेसिक फंडामेंटल साइंटिफिक यूनिट है उसी से हम बाकी चीज को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो मास हम किससे डिराइव कर रहे हैं, सॉरी मास तो फंडामेंटल है, सॉरी। वॉल्यूम को किससे डिराइव कर रहे हैं, लेंथ से डिराइव कर रहे हैं, तो उनकी यूनिट भी उसी प्रकार से होती है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम इक्वल टू फॉर एग्जांपल क्यूब के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूब का, ठीक है। तो मतलब ये तीनों लेंथ है, ठीक है। जैसे ये क्यूब है तो ये एक इस साइड का लेंथ है, एक इस साइड का लेंथ है और एक इस साइड का लेंथ है। तो मतलब ये जो वॉल्यूम बना ये तीन क्या कहते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट भी उसी हिसाब से होता है। जैसे लेंथ का यूनिट अगर मीटर है ऐसा ही तो वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी तो वो साथ हमने बता दी, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल से आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको बताएंगे, एंगल। एंगल भी एक यूनिट है, ठीक है। एंगल भी एक यूनिट है, पर वो ऊपर की सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में से किसी से नहीं बनता है ना, नहीं बनता है ना। आप ही सोचिए किसी से बनता है, डिग्री किसी से बन सकता है, ना लेंथ से, ना लेंथ से बन सकता है, ना मास से बन सकता है, ना किलो से बन सकता है ना। तो वो अलग ही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। उनको पता नहीं कुछ स्पेसिफिक टर्म दिया गया, पर वो होता है शायद फिजिक्स में पढ़ाएंगे मोस्टली, वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन वो भी बेसिक होता है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ही अंतर्गत में आना तो चाहिए, पता नहीं एग्जैक्टली हमको भी याद नहीं है, ठीक है। हाँ, अरे एक देख लीजिए, वॉल्यूम कन्वर्सन, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करता है, अरे ये तो बेसिक है, उन्होंने ये नहीं बताया। हाँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, और 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप खुद से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो ये कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आसान है, मतलब ये कन्वर्सन है, मतलब अचानक लेंथ का यूनिट से वॉल्यूम का स्पेसिफिक लीटर की यूनिट में चल गया, तो उसका ये एक तरीका है जानने का, है ना। कि अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये भी डिराइव्ड है, ठीक है। ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होगा। उसी तरह से टेम्परेचर का भी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, पर स्पेसिफिकली हम लोग केल्विन को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यूनिट कन्वर्सन दे रखा है, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलना है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलना है, ये सब कुछ दिया हुआ, ठीक। अब एक बात ये है, नोटिस करिए कि टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकता। टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे जा ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा साइंटिफिकली माना जाता है, असल में क्या हमको पता नहीं है, पर साइंटिफिकली टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। पर 0 सेंटीग्रेड से नीचे हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से नीचे हो सकता है और मैक्सिमम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है टेम्परेचर, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, तो देखिए केल्विन मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, टेम्परेचर मैक्सिमम 0 केल्विन तक जा सकता है। हमें पता है कि केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ठीक है। तो मतलब केल्विन में यूनिट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। केल्विन में टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू -273.15, 273.15, है ना। समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल टाइप का है ना, होप समझ में आ रहा हो। केल्विन में टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू -273.15, है ना। ये इन्होंने टेम्परेचर में ऐसे दिखाने, फिगर में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अब आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी क्या है, चलिए बताते हैं। आपने स्केल देखा, नॉर्मल स्केल में क्या होता है, बड़ा सा 2 3 4,
ये 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि ये क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ये 0.2, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, है ना। और तो मान लीजिए हमको ऐसा थ्रेड लिए जो यहाँ 0 पे लिए, इसको लेके गए यहाँ तक, ठीक है। अब आप बताइए इसका लेंथ कितना है इस थ्रेड का, कोई गेस कुछ कर सकते हैं? इसका लेंथ होगा 0.6 प्लस और माइनस सम कुछ एक्स वैल्यू या डेल्टा एक्स वैल्यू, ठीक है। 0.6 प्लस और माइनस समथिंग वैल्यू, सॉरी 0.6 प्लस कुछ वैल्यू, ठीक है। तो जो एक्स है वो अनसर्टेनिटी होता है, वो एक्स हमें पता नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस स्केल से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो एक्स अनसर्टेन वैल्यू हो जाता है, वही अनसर्टेनिटी के तहत। ऐसा क्यों होता है कि मतलब हम लोग कुछ भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये तो सेंटीमीटर की बात थी, अब हमने एक स्केल लिया जिसमें हम मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक ऐसा स्केल लिया हम जिसमें मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर, 2 mm, 3 mm, 4 mm, सॉरी मिलीमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, 5, ये क्या हो गया, 4 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर एंड सो ऑन, ये 9 माइक्रोमीटर। लेकिन फिर भी अगर ये यहाँ तक हो रहा है तो ये 9 माइक्रोमीटर प्लस कुछ वैल्यू है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। मतलब हम कितना भी यूनिट छोटा करते चले जाए, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो रह ही जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह ही जाएगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि वो अनसर्टेनिटी क्यों रहता है कि वो हमारा स्केल उतना एनफ नहीं होता है कि हम उससे मेजर कर सके, ठीक है। जो मिनिमम स्केल डिवीजन होता है, मिनिमम स्केल डिवीजन क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर है का स्केल है, यहाँ पे 10 यूनिट है, तो इसमें मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm। आम स्केल में एटलीस्ट 1 mm मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम सबसे छोटा वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं 1 mm है, तो उसी को मेन स्केल डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बस 1 mm तक ही मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए 2 के बीच में आ गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। उसी तरह से यहाँ भी नहीं पता चल रहा है कि 9 प्लस कुछ वैल्यू है, यहाँ पे 6 प्लस कुछ, 0.6 प्लस कुछ वैल्यू, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाता है जो हमको पता चलता ही नहीं है। वही चीज को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाते कि स्केल, उतना छोटा स्केल हम लोग नहीं ला पाते, कितना भी छोटा करते चले जाए कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ है, पता नहीं इतना लंबा सा, आप देख सकते हैं बाद में, कुछ टाइम लगा, दिमाग लगाने। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन आता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सिंपल भाषा में साइंटिफिक नोटेशन ये है कि मान लीजिए हमने लिखा 20,000, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 2 × 10⁴, अर्थात इसको इस तरह से लिखना है कि नहीं, इसको लिखेंगे 2.0000 × 10⁴, ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना है कि डेसिमल से पहले एक इंटीजर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और उस हिसाब से 10 का पावर का मैनेज करना है। उसी तरह से 1 0 9 2 3 4 ऐसे लिखना है, तो इसका क्या होगा 1.0923 × 10⁵, है ना। ये साइंटिफिक यूनिट। और एक लिखते हैं 0.00234, ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.34 × 10⁻⁻3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है ना। इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं होना चाहिए, अगर डिफिकल्टी लगता है तो सिंपल चीज बताते हैं कि अब जैसे इस तरह का नंबर है, तो आप सोचिए कितना बार 10 डिवाइड करते जाए कि हमको कुछ इस तरह का नंबर आ जाए, ठीक है। हम कितना बार इसको 10 से डिवाइड करें कि कुछ इस तरह से नंबर आ जाए। और जब इसको डिवाइड करेंगे हमको नंबर का वैल्यू तो सेम रखना है, हमको 109234 का वैल्यू को चेंज करना नहीं है। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो उस हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो उतना 10 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे बस। उसी तरह से डेसिमल में हमको देखना है कि कितना 10 हम मल्टीप्लाई करें कि हमको ये वाला वैल्यू आ जाए, तो उस हिसाब से हम 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर जितना मल्टीप्लाई किए उस हिसाब से डिवाइड भी करना होगा, तो बस। तो बाई 10⁻³ आया, तो बाई 10 पावर 1/10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ बस, है ना। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा हो, सिंपल सा ही है, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं।
उसी पर बेस्ड है। तो इस तरह से फिर समझते समझते अब क्या है कि अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एनसीईआरटी इसको समझाने का प्रयास करती कुछ इस प्रकार से कि अब मान लीजिए कि कुछ बड़ी वैल्यू है 2 3 4 6 9 10 11 4 5 6 7। अब इसको बार बार तो लिख नहीं सकते, बार बार लिखते लिखते तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में 2.3469 और इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है इंटू 10 टू द पावर। उसका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 पावर 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए आगे की और सफर करते हुए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब तो काफी बेसिक कर ही लेंगे, इसमें हम क्या ही बताएं आपको। एडिशन करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि अब जैसे ये वाला एक देख सकते हैं कि 10 पावर 4 में पहला नंबर, दूसरा वाला 10 पावर 3 में, तो उसमें क्या करना है कि सबको पहले कॉमन 10 पावर में ले आइए, उसके बाद जो करना करिए। ठीक है, और उससे फिर साइंटिफिक नोटेशन में आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार से होता है कि a इंटू 10 पावर x, x कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी। a जो होता है वो उसमें डेसिमल में होता है, और डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो इंटीजर होना मस्ट है। वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर नॉन जीरो होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखा जाए। ठीक है, और बाकी इसमें और कुछ हमको नहीं लगता बताने लायक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर पे आ जाए, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि मतलब बस एक प्रकार से अनसर्टेन इन मेजरमेंट और मेंशनिंग द नंबर ऑफ, मतलब क्या है ना, सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनेशन तो इन्होंने दे रखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन व्हिच इज एस्टीम्ड और अनसर्टेन। ठीक है, तो आमतौर पे सिग्निफिकेंट फिगर का अनटिल बोला जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, बाकी किसी केस में उतना सिग्निफिकेंट फिगर का लफड़ा रहता है नहीं। ठीक है, अनटिल मेंशन्ड की सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना। ठीक है, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में तो ध्यान रखा जाएगा, बाकी आगे के चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर का उतना महत्व है नहीं। ठीक है, तो बस सिग्निफिकेंट फिगर इन लोगों ने डिफाइन किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, मतलब ऐसे डिजिट जिनका कुछ वैल्यू है, विच आर नोन विद सर्टेनिटी, मतलब जिनको पता है कि फिक्स है, प्लस वन विच इज एस्टीम्ड और अनसर्टेन। अब एस्टीम्ड या अनसर्टेन क्यों तो बताते हैं, अनसर्टेन मतलब जो फिक्स नहीं है, वैसा क्यों है चलिए। अब जैसे हमने मेजर किया स्केल से, ठीक है, फलाना फलाना ये किया, और उसके बाद आया 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.6 आया, मान लीजिए यहाँ पे था 1.6, यहाँ पे था। ठीक है, अब 1.6 आया, तो अब या तो वो, अब हम क्या कर रहे थे, किसी धागे को नाप रहे थे, थ्रेड का लेंथ नाप रहे थे। अब तो केस ऐसा होगा, या तो वो 1.6 के आगे हो गया होगा थोड़ा सा, या 1.6 के थोड़ा सा पीछे हो गया होगा, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो मतलब हो सकता है कि इसका वैल्यू 1.63 हो या फिर 1.59 हो, मतलब ये 6 है वो फिक्स नहीं है, क्या होगा 6 होगा कि 5 होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको लास्ट वाले डिजिट को अनसिग्निफिकेंट बताया जाता है, सॉरी लास्ट वाला डिजिट को अनसर्टेन बोला जाता है। अनसर्टेन यानी फिक्स नहीं है, बाकी सारे डिजिट फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, 1 फिक्स्ड है, हमें पता है ये 1 से बड़ा है, पर 0.6 से बड़ा है या छोटा है, कितना बड़ा है ये पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट हमें आइडिया देता है कि हम कितना प्रिसीजन का अर्थ है कि कितना छोटी से छोटी यूनिट तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही थ्योरी पढ़ाते हैं, पर ठीक है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट मेजर करने के भी नंबर है, ठीक है, तरीके हैं। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, 285 सेंटीमीटर जिसमें सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, 0.25 में 25 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, अर्थात कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उनसे पहले के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। उसका एग्जांपल कैसे, तो देखिए हम दिखाते हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आया उनको नॉन सिग्निफिकेंट क्यों कहा गया, लॉजिक क्या था कहने का हमको भी पता नहीं है, पर ठीक है उन्होंने उसे अनसिग्निफिकेंट मान लिया, क्या ही किया जा सकता है। अब इसका हमको जो एक एग्जांपल लगता है कि उसको अनसिग्निफिकेंट क्यों माना गया वो बताते, पर पहले एग्जांपल देते हैं।
0.02, ठीक है। तो इसमें ये तीनों जीरो अनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट, इसमें एक सिग्निफिकेंट। उसी तरह से 0.05239, इसमें सिर्फ 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है, ये 2 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। हमको लगता है इनको नॉन सिग्निफिकेंट इसलिए माना गया होगा क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.239 इंटू 10⁻⁻², -2, हाँ। तो उससे क्या होता है कि मतलब ये 2 जीरो को हटाया जा सकता है, इन 2 जीरो का उतना महत्व नहीं है रिप्रेजेंटेशन के वक्त। ऐसे मेजरमेंट में वैल्यू है इंपॉर्टेंस, पर रिप्रेजेंटेशन के वक्त में उनका कोई महत्व नहीं है, उन 2 जीरो को हटाया भी जा सकता है, इसलिए हमको लगता है उनको नॉन सिग्निफिकेंट माना गया होगा। नहीं तो वो उनका भी कुछ तो वैल्यू है, पर ठीक है ना। पर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इंटीजर के आने से पहले या सिग्निफिकेंट डिजिट के आने से पहले बाकी जितने भी जीरो होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब क्या है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अरे नॉन जीरो क्या, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, या फिर जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। और क्या, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी नंबर के एंड में जो भी जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो डेसिमल के बाद होना चाहिए वो जीरो, मतलब वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट को बता देते हैं, जैसे 20005, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट कंफर्म है, ये सिग्निफिकेंट फिगर कंफर्म है। तो 2 सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच में ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसलिए इसमें 4 होंगे डिजिट्स, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। ये पहला वाला जो बता रहे थे इसको जो पहले। दूसरा वाला कि लास्ट में जो जीरो होते हैं वो कब सिग्निफिकेंट होता है कब नहीं होते। अब जैसे इसमें 100 देखिए, ये सिग्निफिकेंट, ये लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही डिजिट, सॉरी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नॉट सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को एनएसडी से, ठीक है। तो ये 1 एसडी है, ठीक है, इसमें 1 ही एसडी है। पर वही 100.0, तो ये जब डेसिमल के बाद लास्ट वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब आप कहेंगे 4 कैसे हुए, तो देखिए हमने आपको बताया था कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, हमें पता है ये सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद ये जीरो आया इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो और क्या कहते हैं, फिर कहेंगे तो ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में ये जो जीरो होंगे ये भी सिग्निफिकेंट होने चाहिए, इसलिए 4 है। अब आप एक सवाल हमसे कर सकते हैं कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे जैसे 0.025 में आपने कहा था कि ये वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो हमने कहा था कि ये किसी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के आने से पहले इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि आपने कहा था कि 0.0 के बाद हाँ ठीक है कि 0.0 के बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है या नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो इन डेसिमल्स का कुछ वैल्यू, इन जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एंडिंग जीरोज है, ठीक है, ये एंडिंग जीरोज है इसलिए इनका वैल्यू होता है। और उसी प्रकार से इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 100.025 है, तो इस जीरो का वैल्यू होगा। क्यों होगा इस जीरो का वैल्यू, क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, इसलिए इस जीरो का वैल्यू होगा, ठीक है। आप मेरी बातों से ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। 3 केस जीरो के साथ, 3 केस। पहला केस कि 0 पॉइंट अगर स्टार्टिंग भी जीरो से हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग ही जीरो से हो रहा है तो स्टार्टिंग के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, और उसी के साथ इन जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं होता अंटिल कोई सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाए, ठीक है। अब जैसे आप लिख दिए 0025 तो इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये एनएसडी है। उसी तरह से 0.25 तो ये जीरो भी एनएसडी है। उसी तरह से 0.000000025 ये भी एनएसडी है ना, समझ गए। अब आते हैं इस पे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। जैसे 1001 ये दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच के जो जीरो वो भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं एक केस में 100। अब आते हैं ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो से।
एंडिंग जीरोज को ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं, ठीक है। तो एंडिंग जीरोज में अगर उनके बाद डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और अगर डेसिमल है तब सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 100, इसमें ये एक तो सिग्निफिकेंट है पर ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। पर वही अगर होता है 100 पॉइंट, तब ये जो जीरोज है ये भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट व्हेन डेसिमल इज प्रेजेंट, एल्स नॉट, ठीक। तो एंडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट अंटिल डेसिमल इज प्रेजेंट, ठीक है। 100.0 इसमें 4 सिग्निफिकेंट। उसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होते हैं, ठीक है। और क्या हो 100.025, तो इसमें ये तीनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है। कैसे सिग्निफिकेंट है कि ये तीनों जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, इसलिए ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल 3 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अब क्या है, एक होता है स्पेसिफिक, मान लीजिए 20 संतरे, 20 ऑरेंजेस, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे इनफाइनाइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 20.0, इसको हम लिख सकते हैं 20.00, इसको हम लिख सकते हैं 20.000। हम वही पता है एग्जैक्ट 20 है ये, तो इसको हम इतना कितना भी जीरो यहाँ इनफाइनाइट, कितना जीरो जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर और 20 ऑरेंजेस में यही अंतर है। 20 सेंटीमीटर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है या एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, पर 20 ऑरेंजेस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए क्या है, हमें पता है कि संतरे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 2 ही संतरा है। उसको 2.1 संतरा या 2.2 संतरा या फिर 1.9 संतरा नहीं बोले, उसको 2 ही संतरा बोले। लेकिन हाँ 2 सेंटीमीटर 1.91 सेंटीमीटर हो सकता है, 2.001 सेंटीमीटर हो सकता है। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात? इतना ही खेल था, इसमें बाकी कुछ करना नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये होता है कि मान लीजिए आपने 10 वैल्यू निकाली, ठीक है। और अच्छा चलिए हम समझाते हैं। आपको बोला गया कि आप एक थ्रेड का लेंथ लीजिए, ठीक है। आपने 10 बार उसको मेजर किया, तो आपको 10 अटेम्प्ट में ऐसे वैल्यू है। थ्रेड का ही वैल्यू, हाँ ठीक है थ्रेड का। आप उसको माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू आया 1000 माइक्रोमीटर्स, एक वैल्यू आया 1001 माइक्रोमीटर्स, एक आया 1002 माइक्रोमीटर्स, इसमें आया एक 999 माइक्रोमीटर्स, एक आया 10003 माइक्रोमीटर, फिर से आ गया 100 माइक्रोमीटर, इस तरह से, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लीजिए ऑर्डर में। तो इसको जब अरेंज करिएगा ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। तो इस तरह से आया। और आपके दोस्त ने जब उसको मेजर किया तो उसको आया पहले 998 माइक्रोमीटर, फिर आया 1002 माइक्रोमीटर, फिर आया उसको 1004 माइक्रोमीटर, फिर आया 1007 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें सब में जो डिफरेंस है कितना है, इसको हटा दो, इसमें कितना डिफरेंस है 1 1 1 2। इसमें देखिए कितना डिफरेंस है 4 2 3। मतलब जब मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा क्लोजर होते हैं तो ज्यादा प्रिसाइज कहलाते हैं। इसमें मेजर्ड वैल्यू जो हमें आया 5 बार मेजर करने पे जो आया वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है इस मेजर्ड वैल्यू के मुकाबले, ठीक है। एक्यूरेट ट्रू वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं, पर हाँ ये मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है इस मेजर्ड वैल्यू के मुकाबले, इसलिए इसको ज्यादा प्रिसाइज करेंगे इसके मुकाबले, ठीक है। अब एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है? एक्यूरेट को सिंपल भाषा में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मान लीजिए ये एक वो तीर मारने वाला नहीं होता जिसपे शूटर लोग शूट करता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक्यूरेट पॉइंट है और हमें यहाँ पे शूट करना, मतलब ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें शूट करना। हाँ छोटा भीम का जो राजू था वो तीर मारा तो उसका तीर आके गिरा यहाँ पे, ढोलू आया तो तीर मारा तो उसका तीर गिरा यहाँ पे, कालिया तीर मारा तो उसका तीर बाहर चला गया, और छोटा भीम तीर मारा तो उसका तीर यहाँ पे आके लगा। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी का राजू फेवरेट हो तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। किसी का कालिया या ढोलू भोलू फेवरेट हो तो बुरा नहीं मानिएगा, हम बस वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि छोटा भीम का जो तीर है वो ज्यादा एक्यूरेट है इन तीनों से,
क्यों ज्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि हमको जो निशाना मारना था वो यहाँ पे मारना था, और छोटा भीम का जो तीर है वो सबसे पास में, ठीक है, इसलिए छोटा भीम का तीर सबसे एक्यूरेट पहुंचा है। उसी प्रकार से होता है कि अगर मान लीजिए एक थ्रेड का लेंथ है 2.03 सेंटीमीटर, आपके दोस्त ने मेजर किया 2.05 सेंटीमीटर और आपने मेजर किया 2.02 सेंटीमीटर, तो आप अपने दोस्त से ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो एक्यूरेट कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो पता कर सकते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से। कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो पता कर सकते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से। ये क्या, ये वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और प्रिसीजन का एक और केस है कि प्रिसीजन जो होता है वो हमें पता चलता है कि जितना ज्यादा डेप्थ तक एमएसडी, जितना छोटा एमएसडी हम मेजर कर सकते, जितना छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा, ठीक है। जितना छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। बाकी कितना खाना बहुत सारा बच्चा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो दूसरा सेशन। इस बार का मेन ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाए, ठीक है। पहले एडिशन देखते हैं, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन। और इसमें कुछ अलग स्पेशल नियम नहीं आए तो तो सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या नियम है वो बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम दो नंबर ए और बी को ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए, सेम नियम है दोनों, ठीक है। तो मान लीजिए ए है 4.345, ठीक है, बी है 2.32, ठीक है। तो जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 5 4 2 6 3 3 6 4 2 6। तो जो वैल्यू आना चाहिए जब उसको सिग्निफिकेंट फिगर में बदलेंगे, तो अब ए और बी में डेसिमल में सब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें डेसिमल्स के बाद 3 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स होने चाहिए। जैसे कैसे समझाएं, सुनिए, ए और बी 2 नंबर है, ठीक है। ए में डेसिमल्स के बाद एक्स नंबर है, ठीक है। अब बी में डेसिमल्स के बाद वाई नंबर है, ठीक है। और अगर वाई एक्स से छोटा है, ठीक है, तो सम जब करेंगे या डिफरेंस करेंगे, तो सम या डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल्स के बाद वाई सिग्निफिकेंट फिगर्स रहना चाहिए। यहाँ ये एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो जब सम या डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसमें वाई सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। यानी इन दोनों में से जो छोटा है, जितना नंबर छोटा है उतना नंबर, ठीक है। मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ एक्स क्या है, डेसिमल, ए में डेसिमल्स के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसका नंबर एक्स है। अब बी में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसका नंबर वाई है। और अगर वाई एक्स से छोटा है तो रिजल्ट में जितने डेसिमल्स के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो वाई ही होने चाहिए, ठीक है। यानी रिजल्ट्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई होने चाहिए, इतने होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से 4.345 में डेसिमल्स के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2.32 में डेसिमल्स के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यानी मिनिमम ऑफ 2,3 होने चाहिए। तो मिनिमम ऑफ 2,3 क्या होगा, 2 होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। यानी रिजल्ट में भी डेसिमल्स के बाद सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है क्राइटेरिया राउंड ऑफ का, राउंडिंग ऑफ का। तो राउंडिंग ऑफ हम बाद में बताते हैं, चलिए राउंडिंग बताते हैं। राउंडिंग ऑफ का सिंपल सा तरीका है कि 2.86 है सपोज। अब आपको इसको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो आपको इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि अगर जैसे मान लीजिए हमको
A पॉइंट B C D E F इस तरह से, ठीक है। अब हमको जितना भी डेसिमल तक करना है राउंड ऑफ, ठीक है, हमको मान लीजिए यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर पे जाएंगे, उसको देखेंगे कि अगर f लेस देन 5 है तो f को हटा देंगे, बस e को वैसे के वैसे रहने देंगे, यानी इसको बदल देंगे a डॉट बी सी डी ई में, ठीक है। और अगर f ग्रेटर देन 5 तब यहाँ पे लिखेंगे a डॉट बी सी डी ई +1, अर्थात +1 अर्थात मान लीजिए e +1, सिंपल भाषा में लिखता है 2.3456 ठीक है। तो यहाँ से हमको मान लीजिए यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाला को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसमें +1 कर देंगे 6 में और इसको हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 2.3457। वही अगर यहाँ पे होता 3, ठीक है, 3 क्या है, लेस देन 5, तब क्या करते हैं, यहाँ 6 को वैसा का वैसा ही रहने देते, कुछ नहीं करते, 3 को उड़ा देते, ठीक है। इस तरह से राउंड ऑफ करते। अब उसके बाद क्या करना है, हमको अगला राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हमको यहाँ तक करना था, तो फिर सब लास्ट डिजिट देखना। अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इसको लास्ट वाला डिजिट को उड़ा के इससे पहले वाले को +1 कर देंगे, यानी 2.346। वहीं यहाँ पे अगर 3 रहता इसको कर देते 2.345, खत्म। अब दिक्कत आता है कि अगर इक्वल टू 5 है तब क्या करें। तब इक्वल टू 5 का केस ये है कि अगर मान लीजिए 2.345 और 2.335, ठीक है, तो जब लास्ट डिजिट 5 हो, इसको ही कंपेयर करना हो, तब ये देखना चाहिए कि उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसको वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, 5 को उड़ा दीजिए, यानी इसको लिखिए 2.3। वही अगर 5 के पहले का नंबर ऑड है तो उस ऑड में +1 कर दीजिए और फिर इस 5 को हटा दीजिए, यानी इसको लिखिए 2.34, ऐसे, समझे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे कि 4.455 को राउंड ऑफ करिए, कहाँ तक राउंड ऑफ करिए, यहाँ तक राउंड ऑफ करिए, और आपको दे दे 4.4445 को राउंड ऑफ करिए और उसको भी यहाँ तक करिए। तो कैसे करिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले लास्ट डिजिट वाला को पकड़ेंगे, क्या है, ये 5 है। अब 5 से पहले इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसको क्या करेंगे, इसको +1 कर देंगे, तो 4.446, ठीक है। अब देखेंगे ये नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है, तो इसको उड़ा देंगे और इसको +1 कर देंगे, तो 4.45, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जब यहाँ तक राउंड ऑफ। उसी तरह से जब इसको देखेंगे तो 4.44 और देखेंगे 5, लास्ट वाला डिजिट 5 है, तो 5 से पहले इवन है कि ऑड है, इवन है, इसको रखेंगे 4, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, लास्ट वाला उड़ा देंगे, 5 को उड़ा देंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। अब ये 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो फिर इसमें भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बस 4.44 रह जाएगा, ये इसको हटा दिया जाएगा। समझे पॉइंट को। राउंड ऑफ इसी तरह से करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में समझ में आ जाए, ठीक। तो इस तरह से एडिशन के वक्त में हमको नियम करना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम पॉसिबल ऑफ बोथ द नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अब आते सेम चीज सब्ट्रैक्शन पे, अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे होता है, या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल है कि मान लीजिए हम x और y, a और b दो नंबर को मल्टीप्लाई किए और a में टोटल x सिग्निफिकेंट फिगर है और b में टोटल y सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें मिनिमम ऑफ x, y सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। अर्थात अगर a में x है, b में y सिग्निफिकेंट फिगर है और x लेस देन y है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें x सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए 2.1 इंटू 3.5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितना है 7.371, ये वैल्यू है। पर इसमें देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसमें क्या है 3, तो फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो वैल्यू आएगा 7.4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब रूल्स है, नियम से, कानून से, बस उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। सिंपल से रूल्स है, फॉलो करिए, मजा आ जाएगा। एक चीज होता है यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन के वक्त में आपको जो मेन चीज ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, ये यूनिट फैक्टर क्या वो हम आपको बताते हैं, पर पहले डायमेंशन वाला वो बता देते पॉइंट, और बाकी फिर लॉ ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशन है, मास है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मल्टीपल ये सब लॉ में बहुत सारे लॉ फ्लॉप भी कर गए होंगे शायद, पता नहीं, कुछ तो फ्लॉप हुआ था इसमें एग्जैक्ट हमको याद नहीं, पर ठीक है, या फिर नहीं 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 फ्लॉप नहीं किए थे, सॉरी 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 सॉरी। ये सब बेसिक लॉ है, फॉलो करने, कंफर्म उनको फॉलो करना है आमतौर पे तो ठीक है। उसके बाद क्या है, मास है, डाल्टन्स थ्योरी है, फिर क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मास, ये वो अलाना फलाना, मोलर मास कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, कॉम्बिनेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर लिमिटिंग। ठीक है, तो कितना पेज तक है, 21, और हम कहाँ पे हैं? तो डायमेंशन चेंज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है, अब आप इसको मीटर्स में बदलेंगे तो आपको मीटर्स में इस तरह से बदलना है, 2.00 मीटर्स, यानी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 मीटर्स को आप सेंटीमीटर्स में बदल रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से बदलेंगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। जब आप बदलेंगे तो इसको या तो ऐसे लिखेंगे 4000 सेंटीमीटर, सॉरी 40,000, या फिर 4 × 10⁴ सेंटीमीटर्स। वहीं पे अगर यहाँ पे दिया होता 2.00 मीटर्स, तब इसको आप बदलते हैं 4.00 × 10⁻² सेंटीमीटर्स। हाँ, आप इसको 400 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिख सकते, आपको इसको लिखना होगा 400 पॉइंट, सिर्फ 400 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 400 में कितना सिग्निफिकेंट, सॉरी 400 क्यों लिख दिया, और यहाँ पे 4, ओहो सॉरी नहीं लिख सकते, आपको इसको लिखना होगा 200 पॉइंट सेंटीमीटर। इसको 200 नहीं लिख सकते क्योंकि 200 में तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जबकि 2.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये मतलब डायमेंशंस जब यूनिट्स चेंज करते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाइल द चेंज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट चेंज, दिस इज द रूल। आप इसको कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इस पे कि व्हाट इज अ यूनिट फैक्टर, है ना। तो यूनिट फैक्टर को सिंपल भाषा में बोलते हैं कि सिंपल भाषा में क्या यूनिट फैक्टर, देखिए अगर आप किसी को 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर बाय मीटर, ये इसका यूनिट फैक्टर, ठीक है। यानी किसी भी यूनिट को अगर आप मीटर में ले लेते हैं तो उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा, यूनिट फैक्टर होगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी लेंथ को अगर 1 इंच से सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका यूनिट फैक्टर होगा 2.54 सेंटीमीटर पर इंच, ठीक है। यही इसका यूनिट फैक्टर है, सिंपल भाषा में यूनिट फैक्टर इसी को कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब, तो ये सब तो बाकी तो हो जाएगा, इसको क्या है बताया आपको, बचकाने से प्रॉब्लम से आसान से, ठीक है। अब आते हैं कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मतलब कि कोई दो एलिमेंट्स केमिकली किस प्रकार से कंबाइन होंगे उसके लिए कुछ नियम बताए गए, ठीक है। तो उन नियमों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो 5 नियम दिए गए, उस 5 नियम में पहला नियम आता है लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मास, जिसको दिया गया जिसको एंटोनी लैवोइजियर ने बताया, ठीक है। उसका उनका फोटो भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम कुछ भी रिएक्शन करें, कोई भी रिएक्शन करें, ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट मतलब जो भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्ट होने के बाद आया, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट साइड कुछ भी रिएक्ट कर रहा है तो उसका मास अगर m है, टोटल मास m है, अब प्रोडक्ट साइड जब उसका वेट मेजर करेंगे तो उसका भी मास m ही होगा या उसका वेट भी m ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि लकड़ी जलाया, ठीक है, वुड को बर्न किया, वो क्या केमिकल रिएक्शन ही, केमिकल रिएक्शन,
हाँ, केमिकल रिएक्शन, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन। तो वुड को जब हम बर्न किए तो क्या होता है कि उसमें वो ऐश क्या होते हैं, जो राख होते हैं वो क्या होता है, अनबर्न्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, वो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जब लकड़ी जलाते हैं तो क्या क्या हमें मिलता है, वुड को जलाया, वुड में सम कार्बन रहा, हाइड्रोजन रहा, प्लस और कुछ तत्व रहा, ऑक्सीजन ऑलरेडी वेट है भाई, तो प्लस अब जब जला तो CO2 प्लस H2 ये सब आएगा। तो इसका टोटल वेट अगर m है तो इसका भी टोटल वेट m ही होगा, ठीक है। ये वो कहना है वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर NaOH प्लस HCl, बहुत फेमस रिएक्शन है, पढ़ते आ रहे बचपन से, गिव्स NaCl प्लस H2। अगर इधर वेट m था तो इधर प्रोडक्ट में वेट m ही होगा, है ना। देखो इसमें कुछ मतलब ये बेसिकली इस चीज पे है कि मास कैन बी नेवर, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस चीज पे, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने कह दिया कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस यही उन्होंने कह दिया। पर एक्चुअली मास कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी, ठीक है, मतलब एनर्जी और मास का कन्वर्सन किया जा सकता है ना, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में रेडियो एक्टिविटी में है, वो फिजिक्स में आ गया, अभी उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन। वो क्या है? लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन हमें कहता है कि कोई कंपाउंड है तो उसमें जो एटम्स होंगे जब वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होंगे तो मतलब स्पेसिफिक रेशियो में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2, जो पानी होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। कैसे फिक्स होता है? H2O कितना है? 2:1। और अगर वेट वाइज निकालें तो 2:, ये नंबर वाइज, ठीक है, और ये वेट वाइज है, तो 2:, ऑक्सीजन का बेस वेट होता है 16, तो इक्वल टू 1:8। ये वेट वाइज, ये आमतौर पे मास वाइज ही चलते हैं या वेट वाइज ही चलते हैं, तो ये रेशियो फिक्स रहता है। पानी का जो H2O होगा वो 1:8 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, मास वाइज वो कभी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 12:, ये वेट वाइज है, 12:32, यानी 2, 6, 4, 12, 3:8, ये रेशियो मास वाइज, ये रेशियो फिक्स रहेगा, वो चेंज कभी नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फिक्स कंपोजिशन या जो भी नाम दिया गया, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसी से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूलाज भी निकालने सीखेंगे आगे, फिलहाल चलते हैं। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो कंपाउंड्स बनाते हैं, H2O और H2O2, दोनों में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फिर जो चीज वेरी कर रहा है, ठीक है, जो चीज वेरी कर रहा है, इसमें क्या वेरी कर रहा है? O, इन दोनों में O वेरी कर रहा है, तो उसका रेशियो नेचुरल नंबर में होता है, ठीक है। तो इसमें O का रेशियो क्या होगा? 1:2। अब कैसे नेचुरल नंबर? ये तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर में, तो उन्होंने मास वाइज के कॉन्सेप्ट से बताया। उस टाइम क्या कहते हैं, एलिमेंट ये सब उतना शायद डिस्कवर नहीं हुआ था, शायद हमको जहां तक लगता है 1803 में दिया, हाँ, तो डाल्टन ने बताया था, तो उस टाइम उतना डिस्कवर नहीं होता, तो सब कुछ मास वाइज मेजर होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे H2O, ठीक है, तो इसमें फिक्स मास अगर हाइड्रोजन का ले, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जितना मास होगा और उसमें भी वही मास हाइड्रोजन का ले और इसमें ऑक्सीजन का जितना मास होगा, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर बनाएंगे। कैसे हम समझाते हैं? जैसे मान लीजिए H2O, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन का वेट है 3 ग्राम, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का वेट क्या होगा? इसका वेट बाय रेशियो याद है, 1:8 होता है ना। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन का, तो ये होता है, ये रेशियो किसका है? मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/8। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन इसमें 3 है तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 24 होगा, है ना। उसी तरह से दूसरा कंपाउंड है H2O2, इसमें भी हमको जिसका कॉम्पोजिशन वेरी नहीं कर रहा है ना, जिसका कॉम्पोजिशन वेरी नहीं कर रहा है उसको कांस्टेंट ले लेना आप चाहे तो, हाँ ठीक है। इसमें हाइड्रोजन 3 ग्राम फिर से ले लिया, इसमें वेट, इसमें वेट रेशियो कितना हुआ? इसमें वेट रेशियो हुआ 2:32, हाँ, तो इसमें वेट रेशियो 1:6, तो उस हिसाब से इसमें
मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। तो इसको 1 H2 और ये था H2O2। मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O और मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इक्वल टू 1/2। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के रेशियोज में आएगा। ये इनका कहना था। क्या कहना था? कि अगर कोई दो एलिमेंट्स मिलके दो सेपरेट कंपाउंड्स बना रहे हैं जिसमें उनका रिलेटिव कॉम्पोजिशन अलग है, तो क्या होता है कि जिसका कॉम्पोजिशन, तो उन दोनों में से, ठीक है, उन दोनों में से यानी H और O, इन दोनों में से अगर किसी एक का मास कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी जो बचेगा उसके मास का जो रेशियो निकाला जाएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ हम चाहते हैं तो ऑक्सीजन का मास को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कर देते, और हाइड्रोजन का मास का भी रेशियो निकाल सकते थे, तो उसका रेशियो भी नेचुरल नंबर के टर्म्स में आता है। समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रहा हूँ। फिर से बताता कि जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलके दो एलिमेंट्स मिलके दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब उन कंपाउंड में से किसी एक कांस्टेंट मान के दूसरे का रेशियो निकाला जाए, किसी एक के मास को कांस्टेंट मान के किसी बाकी दूसरे का क्या कहते हैं मास का रेशियो निकाला जाए दोनों कंपाउंड में, तो वो नेचुरल नंबर के टर्म्स में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इससे समझ गए होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो गया, ठीक है। CO2 CO, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का वेट ले लेते हैं 16, इसमें भी ले लेते हैं 16, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना, इसमें मास रेशियो कितना होता है कार्बन और ऑक्सीजन का? 12:32, यानी 4:3:16। सही है? नहीं, 3:8। हाँ, और इसमें आएगा 12:16, यानी 3:4। तो इस हिसाब से इसमें कार्बन का वेट कितना हो जाएगा? 12, और इसमें 6। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टू मास ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:2। ये रेशियो किसमें? नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात, समझ में आ गया? मतलब जो रेशियो आता है वो नेचुरल नंबर का रेशियो रहता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का होल नंबर इन्होंने कर रखा, होल नंबर में 0 भी आ जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। 1:0 तो हो नहीं ना सकता है। अब आता है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गेल-लुसाक्स लॉ, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि अब जैसे क्या है कि H2O, ठीक है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है और 1 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जब हम 100 ml H लेंगे तो एटलीस्ट 50 ml ऑक्सीजन लेना होगा ताकि हमें 100 ml H2O प्राप्त हो, है ना। लॉजिक ये है कि यहाँ पर मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। जितना नंबर चाहिए उस हिसाब से हमें वॉल्यूम लेना होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे H2O चाहिए जिसमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम हमें 100 ml चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाते, देखिए H2O प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, और यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए, और यहाँ पे हमें हाफ चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें 100 ml चाहिए तो यहाँ पे भी 100 ml चाहिए होगा, और यहाँ पे 100 इंटू हाफ चाहिए होगा, यानी 50 ml चाहिए होगा। बस यही लॉजिक था, इसमें कुछ नया बात है नहीं, ठीक है। यानी मास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, है ना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला केस है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर सेम। और कुछ स्पेशल केस है इसमें, ये एक प्रकार से क्या है ना कि गेल-लुसाक्स का जो लॉ था वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम था, ठीक है। वही जो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास है, बस वही सेम है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा मास वॉल्यूम रिलेटेड होता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि आप दुनिया में कोई भी गैस ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें अगर उस गैस का अगर वॉल्यूम, उन दोनों गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सब सेम है तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने एक गैस लिया A और एक गैस लिया B, इसका वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सब कुछ इसके वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बराबर है,
तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या इसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x है और इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स y है तो x इक्वल टू y होंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन A एंड B विल बी सेम एट सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है, और बाकी इसी से फिर पॉलीएटमिक, डाईएटमिक। पॉलीएटमिक क्या है, जिसमें दो से ज्यादा है एटम्स है। डाईएटमिक जिसमें दो है, ठीक है। ट्राईएटमिक जिसमें तीन एटम्स है, ठीक है। पॉलीएटमिक जिसमें ज्यादा एटम्स है, ठीक है, तीन से ज्यादा होते हैं, उनको पॉली कहा जाता है आमतौर पर, ठीक है। दो मतलब डाईएटमिक हो गए, तीन मतलब ट्राईएटमिक हो गए। H2O क्या ट्राईएटमिक है ना। उस टाइम क्या था कि शायद कंपाउंड का आइडिया नहीं था लोगों को कि कंपाउंड में दो या तीन टाइप के एटम्स, अलग अलग एटम्स हो सकते हैं, शायद ऐसा लोगों को आइडिया नहीं था। तो अवोगाड्रो ने मोस्टली उसी पे काम किया था, ठीक है। मतलब उस पे भी काम किया था, मोस्टली पता नहीं किस पे काम किया, पर उसने उस पे भी काम किया और प्रूफ करने का प्रयास किया कि एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में दो या उससे ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, है ना। बाकी अब डाल्टन्स का थ्योरी आया, ठीक है। उसने बताया कि मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम्स, मतलब एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा डाल्टन ने कहा। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाया जाए, हाइड्रोजन लिया जाए, कार्बन लिया जाए, ऑक्सीजन लिया जाए, तो इनके जो एटम्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज, मास, ये सब सेम होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जब दो एलिमेंट किसी फिक्स्ड रेशियो में मिलता है तो कुछ एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन अगर 1:2 रेशियो में मिलता है नंबर वाइज, ठीक है, 1:2 रेशियो में मिलता है तो हमें आता है CO2। और वही अगर 1:1 रेशियो में मिलता है तो हमें आएगा CO। ये दो अलग अलग चीजें। तो 1:2 रेशियो में मिलता है तो मतलब जब वो रेशियो बदल जाएगा तो कंपाउंड बदल जाएगा। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए एटम्स पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में मिलते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो दो एटम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मतलब रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन किया है CH4 + O2, शायद आपको याद होगा, उससे बन जाता है CO2 + H2, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस करना होगा, इसको बैलेंस करने का लफड़ा लगे। तो इसमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना? अच्छा, ये पूरा बैलेंस करना होगा। एक मिनट रुकिए, 2 H2O और 2 O2, आई होप ये बैलेंस्ड होगा। हाँ, तो मतलब इस इधर देखिए कितना कार्बन था, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, इधर एक कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। मतलब नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम नहीं बदलता, पर हाँ वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मतलब वो एटम फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, पर हाँ नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम डजंट चेंज, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट doesn't change. Only the atoms of element just reorganize in a chemical reaction, but the number of atoms of a particular element doesn't change in a chemical reaction. That's fixed. ठीक है, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। पर ये भी थोड़ा सा वेरी हो गया कुछ अलग कारण से। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस एक्सेप्शंस होते हैं इन सब केसेस के, रेडियो एक्टिव में चेंज हो जाते हैं। पर हाँ यहाँ पे इस बात का फिलहाल डाल्टन ने इतना बात का, ठीक है। उस टाइम रेडियो एक्टिविटी कौन ही जानता था। इस डाल्टन्स थ्योरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब बताया, पर उसने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद आया फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात, मास ऑफ एटम एटॉमिक मास और मास ऑफ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि जो मास होता है वो किसी एलिमेंट के मास के रिलेटिव में बताया जाता है, ठीक है। AMU में जब मेजर किया जाता है, एक होता है यूनिट AMU, ठीक है। तो किसी के बेसिस पे मेजर किया जाता है, यानी क्या होता है कि इनको भी यूनिट देना पड़ता है। जैसे 12 AMU इज द मास ऑफ 1 C12 कार्बन, ठीक है। C12 कार्बन का वेट 12 AMU है।
मतलब यूनिट को डिफाइन करना होगा ना। जैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट में हमने मीटर को कैसे डिफाइन किया कि 1 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट जितना भी ट्रेवल कर पा रही है उसको कहेंगे 1 मिनट। सॉरी 1/c सेकंड में लाइट जितना भी ट्रेवल कर पा रही है उसको कहेंगे 1 मीटर। उसी तरह से C12 का जितना भी वेट होगा उसको कहेंगे 12 AMU। ठीक है, उसी बेसिस पे फिर सारे बताए डिफाइन किए। ठीक है, उसके बाद होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहते हैं? आइसोटोप्स क्या चीजें होती है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वे होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि C12 चल क्यों नहीं रहा? C12 और C14 एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब एटम भी सेम ही होगा पर मास अलग हो जाता है। ठीक है, मास अलग हो जाता है। इसमें 12 मास इसका है और इसका 14 AMU मास है। इसका वेट 12 AMU है, इसका 14 AMU वेट। इन्हीं को कहते हैं आइसोटोप्स, यानी एटॉमिक नंबर सेम है पर मास डिफरेंस। ठीक है, इनको कहते हैं आइसोटोप्स। बाकी 1 AMU कितना ग्राम में कितना होता है, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन, यही सब निकाल लिया, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, AMU को यूनिफाइड मास भी कहते हैं और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एट प्रेजेंट AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U एंड इट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। मतलब हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बेचारे को क्या है। अब क्या होता है कि अब क्या है कि संसार में 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के, एक C12, एक C13 और एक C14। ठीक है, तो 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आमतौर पे हम लोग जो मास ऑफ कार्बन देखते हैं वो होता है एवरेज मास ऑफ ऑल दीज 3। ठीक है, एवरेज मास ऑफ ऑल दीज 3। ठीक है, हम लोग जो कार्बन का मास मेजर करते हैं वो एग्जैक्टली 12 नहीं लिखते हैं। एवरेज मास को एग्जैक्टली 12 नहीं लिखते, उसको लिखते हैं 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एंड दैट इज द एवरेज मास ऑफ दिस 3। अब एवरेज मास कैसे निकालते हैं? तो एवरेज मास इस प्रकार से निकालते हैं कि पहले हम मेजर करते हैं कि संसार में इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है और इसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मेजर किया जाता है, परसेंटेज ऑफ 12 कार्बन इंटू weight of 12 carbon plus percentage of 13 carbon into weight of 13 carbon plus percentage of 14 carbon into weight of 14 carbon by 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ 12 कार्बन को फिर x मान लें इंटू वेट ऑफ 12 कार्बन 12 AMU में मेजर करें या U में मेजर करें। ठीक है, उसका परसेंटेज ऑफ 13 कार्बन Y मान लेते हैं इंटू वेट ऑफ 13 कार्बन 13 AMU प्लस 40, इसको Z मान लेते हैं, परसेंटेज ऑफ 14 कार्बन इंटू 14/100। इससे जो वैल्यू आएगा वो एवरेज मास ऑफ कार्बन हो जाता है। ठीक है, वो हो जाता है एवरेज मास ऑफ कार्बन। ठीक है, और यही मास को हम लोग फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड मास। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज दे रखा है और इस हिसाब से कैलकुलेट किया। अब आप कहेंगे बाई 100 किया नहीं इन्होंने, तो यहाँ देखिए परसेंटेज क्या था, ये था, उन्होंने पहले ही परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो केस बराबर, खेल खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है, उसी तरह से फिर अब हम क्या कर दिए, उसी तरह से फिर मॉलिक्यूलर मास का भी, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भी सिंपल है, ये सब तो बहुत बेसिक है, आपको बहुत पहले से आता होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, अब H2O है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना? काफी बेसिक है ना? समझ में? फॉर्मूला मास उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया? अच्छा, कंपाउंड्स 2 प्रकार के होते हैं, बेसिक्स आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। एक होता है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड का मतलब स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जैसे H2O का इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, पर और एक होता है आयोनिक। अब आयोनिक कंपाउंड पर क्या खेल है कि NaCl पर्टिकुलरली कहीं पे NaCl नहीं एग्जिस्ट करता है कि एक साथ जुड़े हुए हैं।
अंटिल कुछ स्पेशल केस हो तो ऐसे जुड़े हुए नहीं मिलते। वो किस प्रकार से होते कि वो एक क्यूबिकल पोजीशन पे या कुछ घर टाइप का शेप में रहते हैं। जैसे क्या होता है कि इस टाइप का शेप वो लोग एक क्यूबॉइड का शेप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें Na या फिर Cl यहाँ पे प्रेजेंट होता है और Na बीच में प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली पोजीशन हमको याद नहीं है, पर हाँ इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है। वो लोग कुछ पर्टिकुलर शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं, अब जैसे इस तरह से अब NaCl का सॉल्ट ले लेते हैं, अगर नमक ले लेते हैं, तो हमें पता नहीं इस तरह के कितने क्यूब एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक Na प्लस को ले लेते हैं और एक Cl माइनस को ले लेते हैं और उसको एक सिंगुलर यूनिट बना के NaCl मान लेते हैं, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला निकालते, इसी से वेट निकालते, इसी को कहते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। यानी फॉर्मूला मास सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है और मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड के लिए डिफाइंड, ठीक है। पर आमतौर पर NaCl के लिए भी, आयोनिक कंपाउंड के लिए भी मॉलिक्यूलर मास शब्द को यूज कर लिया जाता है, पर ठीक है, क्या ही करें, बाकी कुछ करना है नहीं। इसमें भी मास कैलकुलेट करने का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ये में भी आपको नया लग रहा हो, पर हमको नहीं लगता इसमें कुछ खास उतना डिफिकल्ट हो, ठीक। तो ये वाला चैप्टर है, हमको लगता है कितना बज रहा है पेज, 1 2, अच्छा सॉरी कैलकुलेटर, 18 से 21वां पेज पे 4 पेज बच रहा है, ठीक है। हम बाकी कल कराते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मेरा अगला क्लास चालू होने वाला, मेरी भी क्लास है, तो हम बाकी कल कराते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।